Hello, welcome to my YouTube channel. So let's start with lecture 2 of circular motion and gravitation. So please don't forget to like the video and please subscribe my channel if you haven't done already. Thank you. So the topics we will going to cover are we'll talk about centrifuge and banking of the rod. Then we will talk about Newton's law of gravitation, and we will going to derive the formula for Newton's law of gravitation. And in the last we will talk about G and capital G. So let's start with centrifuge. So what is centrifuge? So the centrifuge is an appliance used to separate heavier particles from the lighter particles in a liquid. ठीक है, centrifuge सिर्फ एक ऐसा अप्लाइंस है कि जिसको हम इस्तेमाल करते हैं हेवियर पार्टिकल्स को लाइटर पार्टिकल से सेपरेट करने के लिए. ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है वो आप यूँ ले लें कि जो वॉशिंग मशीन में जो ड्रायर्स होते हैं, ठीक है, अगर उनको अगर आप देखें कभी क्लोजली, तो जब आप उसमें आप कपड़े उसमें जब डालते हैं फॉर ड्राई करने के लिए, तो वो क्या करता है, वो सर्कुलर मोशन में उसको मूव करता है. ठीक है, उससे क्या होता है कि जब मूव कराता है, तो हमने क्या बात की थी अभी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि सेंटर से दूर लेकर जाती है. तो बिल्कुल इसी तरीके से होता है कि जो पानी है वो भारी है. ठीक है, तो वो क्या होता है, वो जब मूव करता है तो वो उस हैवी पार्टिकल्स को, पानी को क्या कर देता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब सेंटर से अवे लेकर जाता है. ठीक है, और दूर लेकर जाता है, तो जिसकी वजह से कपड़ों से पानी जो है वो सेपरेट हो जाता है और आखिर में आपको जो कपड़े मिलते हैं वो ड्राई मिलते हैं. ठीक है, इसके अलावा और भी इसकी एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा. इसकी एग्जांपल जो है वो ये भी है, शुगर मशीन और जो मोलासेस बनाते हैं. ठीक है, तो वो उसमें भी यूज़ होता है सेंट्रीफ्यूज. उसके बाद हम बात करते हैं बैंकिंग ऑफ द रोड्स की. सो व्हाट इज़ बैंकिंग ऑफ द रोड्स? ठीक है, हम क्या करते हैं, द आउटर एजेस ऑफ द कर्व रोड्स आर मेड हायर देन द इनर एजेस. ठीक है, दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ द रोड्स. ठीक है, जो आउटर एजेस होती हैं कर्व रोड्स की, उनको थोड़ा हाई बनाया जाता है, ऊंचा बनाया जाता है इनर एजेस से. इसको हम बैंकिंग ऑफ द रोड्स कहते हैं. मिसाल के तौर पर आप यूँ देखते हैं कि एक रोड है और ठीक है आगे से मूव हो रहा है, कर्व है. ठीक है, आप यूँ कर्व है, तो क्या होगा कि जब गाड़ी जो है जो यहाँ से मूव कर रही है, जब यहाँ पे पहुँचती है, ठीक है, जब कर्व, अब देखें जो भी टायर होते हैं, हमने देखा ना टायर की बात की थी कि उसमें थ्रेडिंग की होती है ताकि क्या किया जा सके, फ्रिक्शन प्रोड्यूस की जा सके. तो फ्रिक्शन जब आप यहाँ पे कर्व करने लगते हैं, जब यहाँ से आप अपनी गाड़ी को टर्न करते हैं, तो जो आपकी फ्रिक्शन होती है वो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, टुवर्ड द सेंटर ना, तो ये जो सर्कल है इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ ना, तो वो जब आप यहाँ से मूव कर रहे होते हैं तो वो आपको यहाँ की तरफ धक्का देती है. ठीक है, ताकि आपकी जो गाड़ी है वो ईजिली टर्न ले सके. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करती है. लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि रोड जो है वो या बारिश हो गई है या ऑयल गिर गया है या ऐसी कोई चीज़ आ गई है कि जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा. तो इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है कि आपके जितने भी कर्व रोड्स होते हैं उनकी जो ये साइड होती है इनर एज, उसको नीचे रखा जाता है और ये जो हायर एजेस होते हैं उनको ऊंचा बनाया जाता है. ठीक है, उनको थोड़ा ऊंचा बनाते हैं, हाई. तो इससे क्या होता है कि जब आपकी बॉडी जो है, जब जो भी गाड़ी है, जो भी चीज़ है, जब वो यहाँ पे पहुँचती है, आप टर्न करने लगते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि हायर होती है, तो उससे क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, उससे फ्रिक्शन तो है ही है अगर थोड़ी बहुत जो भी है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होती है वो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है. क्या करने के लिए, अगर वो ठीक है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो टुवर्ड सेंटर की तरफ आपको अट्रैक्ट करती है, तो वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है. सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर कहाँ है, सर्कल का इस तरफ है, तो वो उसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है वो ईजिली टर्न कर लेती है. ठीक है, इसीलिए अगर आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में होंगे तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी और आपकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल सीधा चली जाएगी. ठीक है, और आपको एक्सीडेंट होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ही चांसेस हैं कि आप जो है वो बिल्कुल सीधा चले जाएं. अगर यहाँ पे कोई ऐसी वो नहीं है आपके पास जगह और आप कोई वॉल है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो आप सीधा जाके उसके साथ टकरा जाएंगे. ठीक है, तो आपके एक्सीडेंट्स होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं. तो यहाँ पे इसलिए एजेस को हायर किया जाता है ताकि क्या की जा सके, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जा सके कि आपकी जो भी गाड़ी है वो ईजिली टर्न ले सके. अब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या क्या कहता है, एवरीबॉडी इन दिस एवरी बॉडी, ठीक है, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. ठीक है, मतलब कि हर बॉडी जो है इस यूनिवर्स में वो एक दूसरी बॉडी को अपनी एक ताकत से खींचती है अपनी तरफ. ठीक है, वो ताकत जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. ठीक है, मतलब
आपकी इस यूनिवर्स के अंदर जो भी दो बॉडीज़ एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करती हैं तो उनके अंदर एक ताकत प्रोड्यूस होती है। वो ताकत किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? उनके मासेस के। जितना ज़्यादा उन बॉडीज़ का मास होगा उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटेशन की ताकत भी होगी। मिसाल के तौर पर अगर उनका मास जो है वो डबल कर दिया जाए तो फोर्स भी डबल हो जाएगी, उनका मास ट्रिपल कर दिया जाए तो आपकी फोर्स भी ट्रिपल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उनके दरमियान अगर फासला जो है वो अगर ज़्यादा है तो ताकत क्या होगी? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर फासला ज़्यादा है उनके सेंटर्स के दरमियान तो उनके दरमियान की जो ताकत है वो कम होगी, ठीक है। अगर फासला कम है तो ताकत ज़्यादा होगी ग्रेविटेशन की, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप ये ले लें, अब जैसे यहाँ पे दो बॉडीज़ हमने बनाई हुई हैं कि इनके दरमियान कुछ आर फासला है, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। इसकी एक और हम बेहतरीन अगर एग्जांपल ले लें तो आप यूँ देख लें कि आपका अर्थ है, ठीक है, यही इसी यूँ आपका अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे अर्थ है। अब देखिए यहाँ क्या होगा? मून। तो ये अर्थ जो है ये मून को क्या कर रहा होगा? एक ताकत से अपनी तरफ मूव कर रहा होगा। अब अर्थ की भी कोई कुछ मास होगा और मून का भी कुछ मास होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा होगा? इसका मास और इसका मास दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्रोडक्ट मिलेगा। जितना ज़्यादा वो प्रोडक्ट उतनी ज़्यादा फोर्स। लेकिन इनके दरमियान का क्योंकि फासला भी ज़्यादा है तो डिस्टेंस तो ताकत जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर हम सन की बात कर लें तो सन मिसाल के तौर पर और दूर है, तो अब क्या हो रहा होगा? अब इनके दरमियान अब वो इनका मास तो ज़्यादा है, इसका भी ज़्यादा है, सन का भी ज़्यादा है, लेकिन अब यहाँ मास की वजह से ताकत तो ज़्यादा हो रही है, लेकिन क्योंकि इनके दरमियान जो है वो फासला बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए जो ताकत है वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी, ठीक है। जो आपका ये जो हमने देखा था, जो न्यूटन का हम एग्जाम्पल देखते हैं, हम सुनते रहते हैं कि न्यूटन के सर पर सेब गिरा, ठीक है, तो न्यूटन को ये ख्याल आया तो क्या हुआ? उसमें ज़मीन की एक ताकत थी, ठीक है, ज़मीन एक ग्रेविटी की ताकत लगा रही थी, एक बॉडी थी जिसका कोई मास था, और दूसरा जो आपका जो एप्पल था उसका भी कुछ मास था, ठीक है। उन दोनों के अंदर क्या थी? एक ताकत थी, ठीक है, जो कि क्या कर रही थी? अट्रैक्ट कर रही थी। तो उसकी वजह से ही, वो अट्रैक्शन की वजह से ही क्या हुआ? एप्पल ऊपर से टूट गया और वो नीचे गिर गया, जिसकी वजह से फिर न्यूटन को ये ख्याल आया और न्यूटन ने हमारे सामने जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही बना कर दे दिया। अब हम डेरिवेशन करते हैं इसकी फार्मूला की। अब ये क्या कहता है? कंसिडर कर लें दो बॉडीज़ हैं, ए एंड बी ऑफ मासेस m1 एंड m2, ठीक है। यहाँ पे ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ठीक है। दोनों का मास है, एक का m1 है, एक का m2 है रिस्पेक्टिवली। दैट आर प्लेस विद देयर सेंटर्स एट अ डिस्टेंस r, जो कि अपने सेंटर से, उनके दोनों के सेंटर्स के दरमियान का जो फासला है वो क्या है? r है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, ए और बी जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहे होंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? उनके मासेस के प्रोडक्ट के। तो हमने क्या लिखा? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है। m1 एंड m2 दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और फिर क्या कहा था? सेम फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये फोर्स, ये हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाया, तो 1/r² मीन्स इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। अब हम दोनों को क्या कर लेंगे? कंबाइन कर लेंगे। तो m1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज m1 m2 और r²। अच्छा, फिर हमें पता है कि जब भी ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव किया जाता है और इक्वल लगाया जाता है तो वहाँ पे हमें एक कांस्टेंट चाहिए होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? ये g है, ठीक है। अब ये g कहाँ से आया? ये g क्या चीज़ है? द g इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। पूरे यूनिवर्स का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, चाहे आप मून पे हैं, चाहे आप जुपिटर पे हैं, चाहे आप अर्थ पे हैं, ये हर जगह पे यही होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ g इज़ 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये इसकी क्या है? ये इसकी वैल्यू है, जो कि फिक्स वैल्यू है, चेंज नहीं होगी चाहे आप कहीं भी चले जाएं, ठीक है। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होता है, उसके अलावा आपके पास MCQs में भी आ जाता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस क्या है। हमने एक स्मॉल g पढ़ा है और एक अभी हमारे पास एक कैपिटल G भी आ गया, जो अभी हमने इससे पहले देखा है, ठीक है। तो स्मॉल g स्टैंड्स फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम स्मॉल g कहते हैं, जिसकी वैल्यू अर्थ पर क्या है? 9.8, ठीक है, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट भी है। लेकिन कैपिटल G क्या है? कैपिटल G स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, पूरे यूनिवर्स का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, ठीक है। स्मॉल g जो है वो क्या है? इन ऐसा यूनिट, द वैल्यू ऑफ स्मॉल g इज़ 9.8 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा यूनिट में जो वैल्यू है वो 9.8 है या 10 मीटर, ओरिजिनली 9.8 है लेकिन हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन कैपिटल G की अभी हमने यूनिट क्या देखी? द यूनिट ऑफ कैपिटल G इज़ 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है? 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11
11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसके बाद थर्ड की अगर हम बात करें तो वैल्यू ऑफ जी इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस। ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू डिफरेंट है। हमने क्या बात की थी, अगर अर्थ पे 9.8 है तो आप मून पे जाएंगे तो 1.6 है, जुपिटर पे जाएंगे तो डिफरेंट है। ठीक है, इसी तरह और प्लूटो पे जाएंगे तो और डिफरेंट है। लेकिन कैपिटल जी, क्योंकि हमने क्या बात की, पूरे यूनिवर्स का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जो चेंज नहीं होते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये। ठीक है, फॉर द यूनिवर्स, तो ये हर जगह पे क्या रहता है, कांस्टेंट, चाहे आप कहीं भी चले जाएं। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है दोनों में। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इसके बाद जो लेक्चर जो है